Hello students, welcome to my channel. In last videos, we have discussed some of the basic concepts related to the national income accounting, and in this video we will continue it. And the very first concept of today is national income. Here we will know the meaning of national income. So the meaning of the national income is it refers to income generated by the normal residents of a country in a particular year. नेशनल इनकम का मतलब क्या है यहाँ पे कि किसी देश के किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स मिलकर जितनी इनकम जनरेट करते हैं पूरे साल में उनकी इनकम का सम क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम कहलाएगा. एंड the second important point is income generated by the normal residents in the domestic territory as well as in rest of the world is included in the estimation of national income. यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान देनी है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट करें या डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर किसी दूसरे कंट्री में इनकम जनरेट करें, तो उनकी टोटल इनकम को हमें ऐड करना है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई हो या फिर कंट्री के बाहर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट हुई हो. वो सिर्फ हमें ध्यान क्या देना है कि वो इनकम जनरेट कौन कर रहा हो, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट, हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट उसको जनरेट कर रहा हो तो उसे हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में शामिल करेंगे. अब इंडिया के केस में अगर देखते हैं तो कुछ लोग इंडिया के अंदर इनकम जनरेट कर रहे हैं, कुछ जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है वो कंट्री के बाहर भी इनकम जनरेट कर रहे होंगे. तो जितना इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुआ नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा और जितना कंट्री के बाहर या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट हुआ, उन दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम. और वो नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम. क्लियर? तो इस बात को बड़ा ध्यान से समझना है कि इनकम चाहे कंट्री के बाहर जनरेट हो या कंट्री के अंदर जनरेट हो, वो जनरेट करने वाला कौन होना चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए. तो नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को ही हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे. अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया है नॉर्मल रेजिडेंट. तो नॉर्मल रेजिडेंट्स का मीनिंग क्या है? जनरली आम बोलचाल की भाषा में हम जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनको ये मान लेते हैं कि वो हमारे सिटीजन्स हैं. ठीक है? अगर हम वैसे बात करें तो जनरली क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं उन्हीं को नॉर्मल रेजिडेंट्स माना जाता है. लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा वाइडर है. यहाँ हम ओनली सिटीजन्स को नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट का क्राइटेरिया पूरा करती हैं, उनको भी हम अपना नॉर्मल रेजिडेंट मानते हैं. तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा हमारे कंट्री का? हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन. पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को, दोनों को ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जा सकता है. केवल पर्सन्स को नहीं मानना, इंस्टीट्यूशन को भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हम मानते हैं, चाहे वो कोई बैंक हो या कोई फर्म हो या कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो. दूसरा क्राइटेरिया क्या है? हु रिजाइड्स इन द कंट्री फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर. अब दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि वो हमारा सिटीजन हो, बाहर का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो कम से कम हमारे कंट्री में कितना टाइम स्टे करे? 1 ईयर का स्टे करे. अगर कोई फॉरेनर है वो 1 ईयर यहाँ स्टे करता है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में उसको कंसीडर किया जा सकता है. करेंगे या नहीं करेंगे उसके लिए जरूरी है कि वो तीसरी शर्त भी पूरी करे. एंड थर्ड कंडीशन क्या है? whose economic interest lies in that country. तीसरी कंडीशन ये है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जिसका स्टे पीरियड हमारे कंट्री में 1 ईयर का है,
उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे कंट्री में होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को हम हमारा नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। क्लियर? किसी भी कंट्री के लिए, जो किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है, उसके लिए ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? इसमें जरूरी नहीं है कि पर्सन ही हो, इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि उनका स्टे पीरियड कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होना चाहिए। क्लियर? अगर ये तीनों कंडीशन कोई पूरा करता है तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री का। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है? तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग भी हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स ही और शी कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम दैट कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका मानेंगे हम कि इंडिया में है या नहीं है? तो हमारे कंट्री में किसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है? अगर वो 3 बेसिक एक्टिविटीज जो हैं, जिनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नाम दिया गया मैंने यहाँ, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग, अगर वो तीनों ही हमारे कंट्री में करता है, चाहे वो हमारा सिटीजन है या नहीं है, वो हमें नहीं देखना है। अगर वो अर्निंग इंडिया में कर रहा है, स्पेंडिंग इंडिया में कर रहा है और सेविंग भी इंडिया में कर रहा है, अपनी इनकम को एक्यूमुलेट भी यहाँ इंडिया में कर रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। तो सिंपली अ पर्सन और एन इंडिविजुअल who stays for the period of minimum 1 year in a country and who earns, spends and saves in that country, then he is called the normal resident of that country. क्लियर होगी बात बेटा? कि पहली बात तो ये है कि इसमें हमें ये नहीं देखना कि पर्सन है या इंस्टीट्यूशन है। दूसरी बात टाइम पीरियड है, 1 ईयर का इतना टाइम रुकना चाहिए। और तीसरी बात वो अर्न भी वहीं करे और स्पेंडिंग्स भी वहीं करे और सेविंग्स भी वहीं करे। ठीक है? अगर ये सारी कंडीशन पूरी करता है तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे और उसकी इनकम को ही हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज किस किस को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। तो इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल रेजिडेंट होता क्या है, किसको कहा जाता है नॉर्मल रेजिडेंट। पहली बात, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स हमारे कंट्री में आते हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। हो सकता है वो 1 साल से ज्यादा रहे, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इंडिया में नहीं है। वो यहाँ पे अर्निंग नहीं कर रहे, वो उनका पर्पज अर्निंग करना नहीं है, यहाँ पर सेविंग भी नहीं करेंगे, उनका पर्पज यहाँ इंडिया में आकर के पैसा बचाना नहीं है। ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज के लिए आए हैं? यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो जो टूरिस्ट और विजिटर्स होते हैं उनको नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माना जाता। सेकंड थिंग, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, इनको भी नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि इनका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनके होम कंट्री में होता है, जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है और पाकिस्तान की एम्बेसी में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स होंगे, तो उनको हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में नहीं है। थर्ड थिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO या कोई अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो इन इंस्टीट्यूशंस को भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता। ये कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे? जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो हमने अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, जैसे WHO है, UNO है, इनके अंदर जो फॉरेन एम्प्लॉइज वर्क कर रहे होंगे,
फॉरेन एम्प्लॉय जो हमारे कंट्री के नहीं है, ठीक है, दूसरी कंट्री के हैं और इन ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। रीजन एक ही है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में नहीं होता। वो अर्न यहाँ कर रहे होंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी यहीं करेंगे, लेकिन वो सेविंग्स इंडिया के लिए नहीं करेंगे, वो सेविंग्स अपने होम कंट्री के लिए करेंगे, तो उनको हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। फिफ्थ वन इज क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स, सीजनल वर्कर्स, ये भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते, ठीक है। फॉरेन वेसल्स हैं, बड़ी बड़ी बोट्स जो फॉरेन की हमारे इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में आती हैं, हमारे इंडियन वाटर बॉडीज में आती हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, या जो ट्रेडर्स हैं जो इंडिया को विजिट करते हैं ट्रेडिंग के लिए, या सीजनल वर्कर्स हैं जो पर्टिकुलर सीजन में इंडिया में वर्क करने के लिए आते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं, उनको भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता। वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे? जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। एंड द लास्ट वन इज बॉर्डर वर्कर्स। अब बॉर्डर वर्कर्स होते क्या हैं कि जैसे इंडिया में हर रोज बांग्लादेश से कुछ वर्कर्स आते हैं और जो भी वो वर्क करते हैं दिन में, शाम को वापस वो अपनी कंट्री में चले जाते हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तानी वाली साइड है, पाकिस्तान वाली साइड है, वहां पर हमारे कुछ वर्कर्स की एग्रीकल्चर लैंड है, उधर हमारे कुछ फार्मर्स की एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो दिन के टाइम वहां खेती करने जाते हैं, शाम को वापिस आ जाते हैं। वो बॉर्डर तो क्रॉस करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? अपने वर्क के लिए। और अब उनका स्टे पीरियड कितना है? एक ही दिन है, वापिस आ रहे हैं शाम को काम करने के बाद, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते। जिस कंट्री में वो वर्क करने के लिए जा रहे हैं उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते। वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ किस कंट्री के होंगे? जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। जैसे बांग्लादेशी इंडिया में आते हैं वर्क करने के लिए, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करके शाम को वापिस चले जाते हैं, तो वो बांग्लादेश के ही नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया के नहीं है। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि किन किन चीजों को, किन किन इंस्टीट्यूशंस को, किन किन इंडिविजुअल्स को नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता। तो ये मुझे लगता है कि नॉर्मल रेजिडेंट का टॉपिक आपका बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि आपने कितना अच्छे से इसको ग्रास्प किया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं या नहीं है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन इज इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। ठीक है, इंडियन एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं। एम्बेसी कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स में है। और एक्चुअल में वर्क कर कौन रहा है? इंडियन ऑफिशियल्स। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। तो इंडियन ऑफिशियल्स कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं? इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के हैं या नहीं? बिल्कुल हैं, ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। ठीक है। नाउ सेकंड वन इज अ जापानीज टूरिस्ट who stays in India for 2 months। तो यहाँ टाइम पीरियड की बात आ गई कि जो टूरिस्ट है वो 2 महीने के लिए ही रुका, ठीक है। और दूसरी बात है कि टूरिस्ट को हम नॉर्मल रेजिडेंट मानते ही नहीं है। तो जो जापानी टूरिस्ट है वो कहाँ का होगा नॉर्मल रेजिडेंट? जापान का। तो इसका आंसर क्या होगा कि he is not the normal resident of India। ठीक है। Now third one, Indian going to Pakistan for watching the cricket match। अब पाकिस्तान गए हैं इंडियंस क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां 1 साल से ज्यादा रुकेंगे या वहां जाके अर्निंग करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, वापिस आना पड़ेगा उनको। सो वो अपने होम कंट्री के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स रहेंगे। इट मीन्स they are the normal residents of India। Now fourth one is Indian employees working in WHO located in India। अब यहाँ इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से देखना आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं लेकिन ये फॉरेनर नहीं है। अगर ये फॉरेनर होते
तो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते जिस कंट्री से ये बिलोंग करते करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि ये इंडियन ही है, तो इंडिया से ही बिलोंग करेंगे नेचुरली, तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। नाउ फिफ्थ वन, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इन इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि ये टूरिस्ट हैं, तो इनको हम अपना नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो चाहे इंडिया से बाहर जाके इनकम जनरेट करें या इंडिया के अंदर इनकम जनरेट करें, उसको हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कंसेप्ट भी आता है उसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि कुछ हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो बाहर से इनकम जनरेट करके इंडिया में ला रहे होंगे, और कुछ बाहर के रेजिडेंट्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रेजिडेंट्स, वो इंडिया में इनकम जनरेट करके बाहर ले जा रहे होंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब कुछ इनकम बाहर से इंडिया में आ रही है फैक्टर इनकम, और कुछ फैक्टर इनकम इंडिया से बाहर जा रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, कितनी इनकम बाहर से जनरेट होकर के इंडिया में आई माइनस कितनी इनकम इंडिया में जनरेट होकर के बाहर चली गई, उसका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कितनी इनकम रिसीव हुई इंडिया को, इंडिया के केस में अगर हम डिस्कस करें तो, एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? तो इट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड पेड। क्लियर? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम? इसको फाइंड आउट करने के लिए ये छोटा सा फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ लिखा है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। NFIFA, इट मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड याद फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अब फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है वो आपको पहले से बताया हुआ है कि फैक्टर इनकम मीन्स इनकम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, इनकम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। अब कितने फॉर्म होंगे इसके? तो मैंने यहाँ पे 3 फॉर्म दिए हैं इसके। पहला है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जब वर्क करता है तो उसको उस अपने वर्क के लिए कंपनसेट किया जाता है, उसको वेजेस सैलरीज दी जाती हैं। तो जो अमाउंट उसको अपने सर्विसेज के बदले में मिल रहा है उसको बोलेंगे हम कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। और यहाँ पे नेट वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कितना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे एम्प्लॉइज को बाहर से मिला माइनस कितना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंडिया ने बाहर के एम्प्लॉइज को पे किया। ठीक है? जैसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड था, तो यहाँ पर हम क्या लिख ले, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रोड माइनस कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज टू अब्रोड। क्लियर? सेम वैसे ही है। नाउ सेकंड कंपोनेंट इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रॉपर्टी से भी इनकम होती है, और कोई एंटरप्राइज है तो उसको भी इनकम होती है। तो ये भी हमें बात ध्यान रखनी है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से क्या क्या इनकम होगी? या तो रेंट मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी, या इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है? और इंटरप्राइजेस को क्या इनकम होगी? प्रॉफिट होगा उनको। ठीक है? तो इसका भी हमें नेट फाइंड आउट कर लेना है, कितना रेंट हमें मिला प्लस कितनी रॉयल्टी हमें मिली प्लस कितना इंटरेस्ट हमें मिला प्लस कितना प्रॉफिट हमें रिसीव हुआ, उसको ऐड कर लिया हमने। तो वो हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रोड, मतलब अब्रोड से हमें कितना मिला। फिर इसी तरह से जो हमने पे किया है रेंट प्लस जो हमने रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पे किया है,
उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो जो हमें इनकम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से मिली है उसमें से जो हमने पे किया उसको माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। अब यहाँ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं कि जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं, जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, जब उनको लास्ट में प्रॉफिट होता है ईयर एंड में, तो उस प्रॉफिट का क्या करते हैं, वो उस प्रॉफिट में सबसे पहले क्या करते हैं, वो टैक्सेस पे कर देते हैं। जो भी टैक्सेस उनको पे करना है वो कर लेंगे, और कुछ प्रॉफिट अपने पास रखते हैं जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का वो पार्ट जो उन्होंने अपने पास रख लिया है, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस हाउसेस। बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स को भी क्या माना जाता है, फैक्टर इनकम माना जाता है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के 3 पार्ट हैं, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्राइजेज, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। अब ये कंसेप्ट हमें बड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ हम इसको बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब हम स्टडी करते हैं, या हम ये कहें कि नेशनल इनकम हम जब कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जितनी इनकम जनरेट हुई इकोनॉमी में, वो सारी की सारी इनकम डिस्पोज हो गई। क्लियर? मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ उसके बदले में जितनी इनकम जनरेट हुई वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हुई अमंग द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन को इनकम जो रिसीव हुई वो सारी की सारी उन्होंने खर्च कर दी। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि चाहे इनकम जनरेट हुई है जितनी और जितनी डिस्पोज हुई है वो दोनों बराबर हैं, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या है। ये बहुत आसान है, बिल्कुल हमने 2-3 बार इसको डिस्कस कर लिया। इट रेफर्स टू सम ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या सिंपल सी बात है कि जितनी इनकम फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन को रिसीव हुई है 1 ईयर में, ठीक है, उसका सम है। मान लो 4 फैक्टर्स हैं, चारों को जितनी भी इनकम उनको रिसीव हुई उसका सम हम कर लेंगे, और वो इनकम क्या होगी, इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और ये हमें याद रखना है कि इनकम एट फैक्टर कॉस्ट जो इनकम फैक्टर्स को रिसीव हुई है, दैट इज द, वो उसी को डिस्पोज करेंगे। क्लियर? सेकंड, इनकम एट मार्केट प्राइस, इट रेफर्स टू सम ऑफ मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब अगर मार्केट प्राइस पे हम इनकम फाइंड आउट करें, ठीक है, तो क्या होगा कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं इकोनॉमी में, उन सभी के मार्केट प्राइस को ऐड कर लिया जाए। ठीक है, अब ये जो मार्केट प्राइस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का टैक्स और किसी प्रकार की सब्सिडी अगर शामिल नहीं है, तो मान लो टैक्स भी 0 है, सब्सिडी भी 0 है, तो क्या होगा, जो मार्केट प्राइस पे इनकम आएगी और जो फैक्टर कॉस्ट पे इनकम आएगी, दोनों बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि हमने ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है कि जितनी इनकम जनरेट हुई है, अब इनकम जो जनरेट हुई है वो प्रोडक्शन के रूप में होगी। प्रोडक्शन को हम कैसे मेजर करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो हुआ उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उनके मार्केट प्राइस को ऐड करके। ठीक है, तो उनके मार्केट प्राइस का जो एडिशन आएगा वो हमारी इनकम जनरेशन हो गया। और दूसरा है कि इनकम जो फैक्टर्स को रिसीव हुई, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन को रिसीव हुई, वो फाइनली डिस्पोज होगी। तो फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन की इनकम भी हमने फाइंड आउट कर ली कि जितनी उनको रिसीव हुई उनका सम कर लिया। अब यहाँ पर ये दोनों इनकम क्या होंगी, इक्वल होंगी। इनकम एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इफ देयर इज नो इनडायरेक्ट टैक्स, नो सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाती, कोई सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देती,
तो इनकम एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चले हैं जितनी भी इनकम जनरेट हुई है वो सारी की सारी डिस्पोज हो गई। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हम मार्केट में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई कमोडिटी परचेज की और उस पर कोई टैक्स न लगे। तो एक्चुअल में जो मार्केट प्राइस होता है वो उसमें टैक्स शामिल होता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। ठीक है, तो अगर मार्केट प्राइस में टैक्स और लगा दिया जाए तो वो क्या होगा, मार्केट प्राइस को बढ़ा देगा। इसका मतलब इनकम एट मार्केट प्राइस ज्यादा हो जाएगी, किससे? इनकम एट फैक्टर कॉस्ट से। तो अब अगर हमें दोनों को बराबर करना है, जो कि होती है, तो अगर बराबर करना है तो क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी लगा दिया, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए। जो ऊपर मैंने दोनों कंसेप्ट डिस्कस किए उन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल। मान लो 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ किसी पर्टिकुलर कंट्री में, प्रोडक्शन इज 100 रुपीज, दैट इज द इनकम जनरेशन। अब हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन उनको कितना मिलना चाहिए, 100 रुपीज मिलना चाहिए। वो कितना खर्च करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, 100 जनरेट हुआ और 100 रुपीज ही डिस्पोज हो गया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो रियल सिचुएशन उसमें क्या होता है कि जो जितना इनकम जनरेट हुआ, जितना प्रोडक्शन हुआ, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है। अब मान लो उस पर 5% जीएसटी लग गया, तो अब मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 105। ठीक है, और एक्चुअल में होना कितना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो जब हम उसको इनकम एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो उस 5 रुपीज जो कि इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज किया था उसको माइनस कर दें। ये तो हो गया पहला केस, जिसमें मार्केट प्राइस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण बढ़ जाता है, इसलिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन को सब्सिडी दे दे। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो उससे क्या होगा, मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 200 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, 200 रुपीज का, और गवर्नमेंट ने 20 रुपीज सब्सिडी दे दी, 20 रुपीज सब्सिडी दे दी, तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी मार्केट में कितने में मिलेगी, 180 रुपीज में। इसका मतलब डिस्पोजिशन ऑफ इनकम कितना होगा, 180 होगा, जबकि एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, होना कितना चाहिए था, 200। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि सब्सिडीज मार्केट प्राइस को कम कर देती हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन 200 रुपए का हुआ, लेकिन उसका मार्केट प्राइस कितना शो हो रहा है, 180। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि 20 रुपीज का गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया। तो सब्सिडी जो है वो मार्केट प्राइस को कम कर देती है। तो जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे तो सब्सिडीज को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, सब्सिडीज को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये आपको याद रखना है, इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम एट मार्केट प्राइस, इनकम एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, प्लस सब्सिडीज, सब्सिडीज को ऐड करना है। अब इनमें से ये 4 कंपोनेंट हैं, कोई भी हमें 3 मालूम होंगे तो चौथा हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो ये था बेटा आज का टॉपिक, आज के लिए इतना ही। और इसी तरह से आप मेरे वीडियो देखते जाइए और आपको जो भी इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट कंसेप्ट हैं उनके बारे में और जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।